उनका हमें अभ्यास होने लगता है तो फिर हम इन भाषाओं का स्वरूप और उनके उच्चारणों के आधार पर इन उपभाषाओं का प्रदेश भी जान लेते हैं। गुजराती की जो लिपि है वह गुजराती लिपि है और जो देवनागरी से काफ़ी समानता रखती है। गुजराती का साहित्य काफ़ी समृद्ध है। 12वीं सदी में हेमचंद्र आचार्य जो थे उन्होंने व्याकरण लिखा। उस व्याकरण में हमें गुजराती भाषा का दर्शन होता है। मध्यकाल में नरसिंह मेहता, मीराबाई, प्रेमानंद, शामट भट्ट जो हैं वो प्रमुख साहित्यकारों में माने जाते थे। आधुनिक काल जो है उसमें नानालाल, कन्हैयालाल मुंशी, उमाशंकर जोशी, झवेरचंद मेघाणी, इनका नाम भला किसने नहीं सुना होगा। अब हम गुजरात से चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ और ये है मराठी भाषा। मराठी भाषा जैसा नाम से जाहिर है महाराष्ट्र की भाषा, और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और बरार जो हैं इसके आसपास के प्रदेशों का भी समावेश होता है। इस वक्त जो मराठी भाषा के केंद्र माने जाएं वो हैं बम्बई, पूना और नागपुर। मराठी भाषा जो है उसका विकास हुआ है महाराष्ट्री प्राकृत के अपभ्रंश रूप से, और इसकी उपभाषाएं हैं जड़ी, तंजौवरी मराठी, भावसार मराठी और वरहाड़ी आदि। इन उपभाषाओं में अगर आप ध्यान दें तो एक नाम आया तंजौवरी मराठी। अब आप सोचिए, तंजौर जो है वो दक्षिण में, महाराष्ट्र जो है वो पश्चिम में, लेकिन मराठी लोग जब तंजौर की तरफ जाकर बसे और वहाँ मराठी का जो रूप विकसित हुआ उसको नाम दिया गया तंजौवरी मराठी। मराठी 2 लिपियों में लिखी जाती है, एक है देवनागरी और दूसरी है मोड़ी। इसकी भाषाओं में द्रविड़ शब्द जो हैं वो भी मिलते हैं और फारसी शब्द भी मिलते हैं। और मराठी का जो पहला लिखित स्वरूप है वो मिलता है 9वीं-10वीं शताब्दी का, जिसमें मराठी में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। साहित्य जो है वो 12वीं-13वीं सदी से उसकी शुरुआत होती है और उसकी जो मुख्य प्राचीन कृतियां हैं वो हैं नाथ योगी मुकुंद राजा के द्वारा लिखा गया विवेक सिंधु और महिम भट्ट जो है उनका लिखा हुआ लीला चरित्र। आपने मराठी के जो संत कवि हैं उनका नाम अवश्य सुना होगा, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और रामदास। अब हम हमारे जो भारत की सांस्कृतिक प्रदेश जिसे कहा जाता है, जो भाषा और साहित्य की दृष्टि से बहुत बहुत समृद्ध माना जाता है, वो है बंगाल, अमार बांग्ला, उसकी बात करें। और जो बंगाली भाषा है वो अविभाजित बंगाल की भाषा है। अविभाजित बंगाल, इसका मतलब हुआ एक बंगाल वो जो भारत में है, जिसे पश्चिम बंगाल भी कहा जाता है, और दूसरा है पूर्वी बंगाल जो अब वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आप ये तो जानते ही होंगे कि जो बांग्ला भाषा है वो बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा है। और मुझे विश्वास है आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो राष्ट्रगीत है जन गण मन, उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है उसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। उपभाषाएं जो हैं वो सुनीति कुमार चटर्जी ने जो अपना वर्गीकरण दिया उसके हिसाब से राढ़, बंग, कामरूख और वरेंद्र। और जो भाषा है उसके 2 रूप माने जाते हैं, एक है साधु भाषा जो पढ़े लिखों की साहित्यिक भाषा है, और दूसरी भाषा है चलित भाषा। चलित भाषा का अर्थ है बोलचाल की भाषा, रोज़मर्रा की भाषा, हमारे रोज़मर्रा के कामकाज की भाषा। बंगाली लिपि जो है उसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से माना जाता है
और देवनागरी से भी उसकी काफ़ी निकटता है। कभी जब आप बंगाली अक्षर देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बंगाली के नज़दीक ही बंगाली भाषा में बांग्ला लिखा हुआ है। इनका जो ब है वो देखिए हमारे व के जैसा है, और जो ल है वो बिल्कुल जो देवनागरी लिपि में हम जैसे ल लिखते हैं, सिर्फ उससे उसका थोड़ा आकार छोटा है, और जो खड़ी पाई है उसका आकार थोड़ा बड़ा है। बांग्ला भाषा जो है उसका साहित्य तो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। कवि चंडीदास हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु का भक्ति साहित्य हो, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर और शरद, इनका साहित्य इतना पुराना होते हुए भी बिल्कुल आधुनिक लगता है। आपने बंगाली साहित्य पे बने हुए कई नाटक शायद देखे हों, कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिए। अब अगली भाषा है बिहारी भाषा। बिहारी भाषा, लेकिन ये सिर्फ बिहार की नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के कई भाग हैं जहाँ जो भाषा बोली जाती है वो भी बिहारी भाषा का हिस्सा है, और ये पश्चिमी मागधी प्राकृत से इसका विकास हुआ है। इनकी जो बोलियाँ हैं वो भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है, और ये काफ़ी प्यार वाली, काफ़ी स्वर वाली, लय वाली बोलियाँ मानी जाती हैं। इसकी जो लिपियाँ हैं वो है नागरी, मैथिली और महाजनी। महाजनी आपको याद है ना, जैसे मैंने बताया कि व्यापारी जो हैं वो अपना लिखावट रखने के लिए, ताकि उनके अलावा हम जैसे लोग उसको ना पढ़ सकें, इसलिए उन्होंने अपनी लिपि बनाई थी। वो लिपि महाजनी लिपि है। और मैथिली की जो साहित्य परंपरा है वो भी काफ़ी प्राचीन है। विद्यापति जो हैं वो मैथिली साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, और बिहारी भाषा में जो मैथिली है बोली, उसका लोक साहित्य जो है वो भी बहुल प्रमाण में मिलता है। हम अब बिहार से चलते हैं आसाम की तरफ। देखिए किस तरह भाषाएं जो हैं वो आज हमें अपना देश घूमने में भी मदद कर रही हैं। तो आप न सिर्फ भाषाओं के बारे में जान रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे आप भाषा के बारे में जान रहे हैं, आप भारत के नक्शे को ध्यान में रखते हुए उन प्रदेशों का दौरा भी कर सकते हैं। उन प्रदेशों की भाषा के साथ साथ आप उनके साहित्य और जो संस्कृति है उसकी जानकारी भी हासिल कीजिएगा। तो असमिया जो भाषा है वो असम प्रदेश की भाषा है, और इसका विकास हुआ है मागधी प्राकृत से, और असमिया जो है वो बांग्ला भाषा से काफ़ी समानता रखती है। इसीलिए बंगाली बोलने वाले कई बार असमिया अच्छे से जानते हैं, असमिया भाषा जानने वाले काफ़ी बंगाली जानते हैं, और कई बार उनका जो बोलने का तरीका है उसमें भी आपको कई समानताएं मिलेंगी। असमिया की उपभाषाएं हैं पूर्वी असमिया, मध्य असमिया, कामरूपी और गोलपरिया। असमिया की जो लिपि है वो प्राचीन में कामरूप लिपि थी, और जो वर्तमान लिपि है उसे असमिया लिपि ही कहा जाता है। और असमिया लिपि का जो असमिया भाषा का जो साहित्य है उसकी जब हम बात करें तो 14वीं सदी में माधवी कंडली जो थी उनकी रचना सप्तपदी रामायण ये सबसे पहली उल्लेखनीय साहित्य कृति मानी जाती है। उड़िया भाषा, जैसा नाम से ही जाहिर है, उड़िया भाषा उड़ीसा की, या जिसे उत्कल प्रदेश कहा जाता था, वहाँ की भाषा है, और इसका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। उड़िया भाषा भी बांग्ला भाषा से काफ़ी समानता रखती है। उड़िया भाषा की बोलियाँ बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ हैं संबलपुरी, देसिया, मिदनापुरी, सिंहभूमी, बालेश्वरी, हल्बी, फूलबनी और कटकी।
और ये जो बोलियां हैं इनमें से कटकी जो है वो मानक भाषा है। और लिपि का जो उद्भव है वो हुआ ब्राह्मी लिपि से, जो कलिंगा लिपि से विकसित हुई और फिर स्वतंत्र लिपि के रूप में सामने आई। उड़िया को अब क्लासिकी भाषा का दर्जा भी मिला है। और उड़िया भाषा में मराठी के तो कई शब्द हैं ही, उसके साथ साथ फ़ारसी के भी कई शब्द हैं। तो देखिए भाषाएं किस तरह सफ़र करती हैं। यात्रा सिर्फ हम नहीं करते, हमारे साथ साथ भाषाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचती हैं। उड़िया का जो प्राचीन साहित्य है उसमें गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध है। जयदेव द्वारा जो रचा गया था कृष्ण काव्य, और इसका जो प्रथम छंद है वो 10वीं सदी में मिलता है और प्रथम गद्य जो है वो 13वीं सदी में मिलता है। एंडरसन के बाद पूरा भारतीय भाषा सर्वेक्षण पहली बार इस तरह किया गया है, जिसमें भारतीय भाषाओं का इतिहास, भूगोल, व्याकरण, साहित्य और लोक साहित्य को सहेज के रखने की कोशिश की गई है। देखिए 85 संस्थाएं और विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया और 3000 से अधिक विशेषज्ञों ने 4 वर्षों का परिश्रम किया है, तब जाकर यह सर्वे मुमकिन हो पाया है। सितंबर 2016 में इसकी जो रिपोर्ट है वो 50 वॉल्यूम्स में और 72 किताबों के रूप में प्रकाशित होगी। आप सबकी तरह मुझे भी उसका इंतज़ार है और इस सर्वे के हिसाब से वर्तमान भारत में 780 भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में हमने 2050 भाषाओं को खो दिया है। तो भाषाएं जन्म भी लेती हैं, भाषाएं विकास भी करती हैं और भाषाएं कभी कभी दुनिया के नक्शे से गुम भी होने जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रतिष्ठित भाषाएं हैं, लोकप्रिय भाषाएं हैं, उनके साथ साथ हाशिए की जो भाषाएं हैं उनको भी संरक्षण दिया जाए, उनके विकास के काम भी किए जाएं, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषाओं का जो ये संगम है वही तो हमारे भारत की भाषाई अस्मिता है, हमारे भारत की एक खास पहचान है। आखिर में 2006 में फ्रैंकफर्ट बुक फेयर जो हुआ उसमें भारत को विशेष मान देते हुए भारतीय भाषाओं को विशेष मान दिया गया था। देखिए किस तरह इस पोस्टर में हमारे भारत की कई भाषाएं जो हैं वो इसमें शामिल है। आप अपनी भाषा को इसमें ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, न सिर्फ अपनी भाषा को बल्कि आज जो हमने इतनी सारी भाषाओं के बारे में जाना सुना, उन भाषाओं को भी आप इसमें ढूंढ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में आपका ज्ञान, आपकी जानकारी जो है उसमें थोड़ी वृद्धि तो ज़रूर हुई होगी। फिर किसी और दिन हम किसी अन्य विषय के साथ में बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।